हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ये जो वीडियो का जो पार्ट होगा 7 पार्ट है और ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है। चाहे आप डीयू ले लो, चाहे ओपन इग्नू के कॉलेजेस में ले लो, तो एक बार ये थर्ड ईयर में पूछा गया कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। क्यों ना हम इसे बेसिक से समझे और अपने एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है उसको तैयार कर लें अपने आंसरों को। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? जिस समय, यानी अगर देखा जाए कि जिस समय हमारा भारत देश जब आजाद हुआ था तो उस समय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में तीसरी दुनिया के देशों के सामने यह मुसीबत था कि कौन सी नीति को अपनाएं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब हमारा भारत देश आजाद हो गए थे। बहुत सारे देश धीरे धीरे आजाद हो रहे थे, वो तीसरी दुनिया के देश कहलाए। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प क्या था? या तो हम पूंजीवाद को एक्सेप्ट करें या हम समाजवाद को एक्सेप्ट करें। तो फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बना हुआ था कि फिर से हम कहीं ना कहीं गुलाम ना बन जाए। तो उनके पास कोई भी नीति नहीं थी अपनाने के लिए। बाद में उन्होंने क्या अपना लिया? गुट निरपेक्षता को अपनाया, यानी गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया। गुट समूह निरपेक्षता का मतलब कि किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति, इसलिए इन्होंने एक गुट बनाया जिसको बोला गया गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का उदय हुआ और भारत सहित दुनिया के सभी देश, गुट निरपेक्ष देश, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते थे। यह देश आर्थिक और सैनिक रूप से पिछड़े वाले देश कहलाए। अंत में इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्ग भूमिका निभा पाना संभव नहीं था। भाई देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो बहुत बड़ा है और गुट निरपेक्ष जो संगठन वो छोटा है, तो इनके और इन्हें अलग थलग पड़ने का खतरा था। ऐसे पिछड़े हुए देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष को अपनाया और विश्व स्तर पर अपनी स्थिति को बरकरार रखा। अब हम बात करते हैं प्यारे फ्रेंड्स कि भारतीय गुट निरपेक्षता के कुछ लक्षण, यानी शीत युद्ध का जब विरोध, भारत उस समय क्या था कि स्वतंत्र हुआ था। समझना ध्यान से, जब शीत युद्ध का जब विरोध हो रहा था तब क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया, 1939 से लेकर 45 तक चला। उसके बाद शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो भारत हाल ही में उस समय क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। जब शीत युद्ध आरंभ हुआ था तब तनावपूर्ण की स्थिति बनी हुई थी। दोनों गुट एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ऐसी स्थिति में युद्ध का विरोध करना भारतीय विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत बन गया। उन्होंने कहा कि भाई क्यों ना हम शीत युद्ध को रोकें। दो पक्षों के बीच में विचारधारा को लेकर जो लड़ाइयां उत्पन्न हो रही है, तो दोनों को कहीं ना कहीं रोकने का कार्य किसने किया था? भारत ने किया था। भारत का एक मूल सिद्धांत बन गया था सैनिक संधियों का विरोध। और शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो को जन्म दिया। ये एक सैनिक संगठन था। और दूसरी ओर सोवियत संघ कहाँ चुप बैठने वाला था? उसने भी वार्सा संधि संगठन बना दिया एक, जिससे तनाव में और ज्यादा वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में भारत ने सभी सैनिक संधियों से दूर रहने का समर्थन किया, क्योंकि सैनिक संधियों में अगर देखा जाए तो शीत युद्ध का एक साधन था। लेकिन भारत ने कहा कि भाई नहीं, हमें सैनिक के साथ जुड़ना नहीं है, सैनिक संधियां नहीं करनी है, हमें तो गुट निरपेक्ष को अपना रखा है। तो हम कहीं ना कहीं इन देशों से दूर रहेंगे, युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। शक्ति की राजनीति से दूर रहना। शीत युद्ध वास्तव में महाशक्ति बनने का एक प्रयास था। अब 2 देश है भाई, महाशक्तिशाली देश बनना चाहते हैं। एक टाइम ऐसा था, यहाँ पे ध्यान से आप सुनना, कि जब तक विश्व में ब्रिटेन सबसे अधिक शक्तिशाली था, अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन बहुत ज्यादा लाचार, कमजोर हो गया। इसलिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ब्रिटेन का स्थान प्राप्त करने के लिए होड़ लग गई थी। इसलिए शीत युद्ध शक्ति का युद्ध बन गया था और दोनों एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली प्राप्त करना चाहते थे। यानी दोनों एक दूसरे से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन भारत ने शक्ति की राजनीति का विरोध किया, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि शक्ति प्राप्त करना था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो 2 देश है वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भारत क्या चाहती है कि भाई शक्ति का विरोध करो।
और दूसरे को कमजोर करना था। इसलिए भारत ने या भारत में शीत युद्ध के दौर में शक्ति की राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया। यहाँ पे देखा गया कि अमेरिका महाशक्तिशाली देश बनना चाहता है, सोवियत संघ महाशक्तिशाली देश बनना चाहता है, तो भारत कहीं ना कहीं इन शीत युद्ध से थोड़ा सा दूर था। क्यों दूर था? क्योंकि वो जानता था कि दोनों देशों की विचारधारा के बीच में लड़ाइयां उत्पन्न हो रही है, और दुनिया दो गुटों में जब बट जाती है तो पूंजीवाद कहता है कि छोटे छोटे देशों को कि आप हमारे पूंजीवाद स्ट्रेटेजी को अपनाइए, सोवियत संघ भी कहता है कि आप हमारे समाजवाद के स्ट्रेटेजी को अपनाइए। लेकिन तीसरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं था। वो तो नव स्वतंत्र देश थे, आजाद हुए थे। किससे आजाद हुए थे? फ्रांस और ब्रिटेन के देशों से आजाद हुए थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन। अब यहाँ पे बताया जाता है कि भारत पंच शक्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है। पंच शक्ति का सिद्धांत का जो निर्माण हुआ था वो बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया गया था। पंचशील में विश्व शांति में 5 सिद्धांत शामिल है, जिसमें शांतिपूर्ण अस्तित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और यह सिद्धांत जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात सभी देशों को शांतिपूर्ण रूप से रहना चाहिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंटरनल जो मैटर होते हैं, जैसे भारत में आंतरिक मामले होते हैं, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी भी देश को लेकर। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्र विदेश की नीति का समर्थन। भारत में स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन किया। इसका अर्थ है कि सभी देशों को अपनी इच्छा अनुसार विदेश नीति का निर्माण करने का अवसर मिल सकेगा। और शीत युद्ध के दौर में महाशक्तियों ने तीसरी दुनिया के देशों को अपने गुट में सम्मिलित करके उनकी विदेश नीति को प्रभावित करें, जिससे क्या है कि गुटों में सम्मिलित देशों में स्वतंत्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया और भारत अपनी इच्छा अनुसार विदेश नीति का निर्माण करना शुरू कर दिया और अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना चाहता था। इसलिए भारत ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात करते हैं कि क्रियाशीलता ना कि अलगाववाद की एक नीति। गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो अलगाववाद की नीति नहीं है। ध्यान से सुनना कि अलगाववाद की नीति क्या होती है, ठीक है। लेकिन यह उचित नहीं है कि अलगाववाद का जो अर्थ है, जब दो पक्ष या दो पक्षों में युद्ध हो रहा हो तो किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध ना करना ही, युद्ध से अलग रहना ही क्या कहलाता है? अलगाववाद। अलगाववाद कहता है कि भारत को दूर रहना चाहिए, भारत को दूर रहना चाहिए, दूर से युद्ध को देखना चाहिए। गुट निरपेक्ष क्या कहता है कि भाई पास जाके इनके मामलों को सुलझाना चाहिए। लेकिन गुट निरपेक्षता की जो नीति है अलगाव की नीति नहीं है, क्योंकि गुट निरपेक्षता में दोनों पक्षों से अलग रहते हुए भी नैतिकता के आधार पर वो समर्थन करता है या विरोध करता है और दोनों पक्षों में समझौता करवाने का वो प्रयास करता है। इसलिए गुट निरपेक्षता और अलगाववाद में बहुत ज्यादा अंतर है। गुट निरपेक्षता तो कूटनीति ना कानून। ध्यान से इसे भी समझते हैं, बहुत आसान है। गुट निरपेक्षता ना तो कूटनीति के साधन और ना ही कोई कानून है। अर्थात गुट निरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? केवल शीत युद्ध को समाप्त करना है। जब कोई देश गुट निरपेक्षता का पालन करे तो उसे कानूनी स्तर प्राप्त नहीं होता। यह तो केवल शीत युद्ध के प्रति क्या तीसरी दुनिया के देशों का एक दृष्टिकोण था, एक वैकल्पिक केंद्र था। कहीं ना कहीं तीसरी दुनिया के देशों ने युद्ध को टालने में अहम भूमिका निभाई और तीसरी दुनिया के देशों ने शीत युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और देशों के साथ गठबंधन नहीं करा, यानी दो देशों के साथ, अमेरिका और सोवियत संघ के साथ। गुट निरपेक्षता देशों के साथ गठबंधन नहीं, अर्थात जब कोई देश गुट निरपेक्षता का समर्थन करता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वह अन्य गुट निरपेक्ष देशों में सम्मिलित हो गया है। आलोचना अलगाव की नीति। गुट निरपेक्षता के आलोचकों का मानना है कि यह अलगाव की नीति है। इस नीति के कारण भारत विश्व की राजनीति से क्या है? अलग रहना चाहता है। आप इसे काट दीजिएगा। और विश्व में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सका।
इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति उचित नहीं है, महाशक्तियों से दूरी शांति नहीं ला सके। भारत में गुटनिरपेक्षता को शांति की नीति कहा जाता है। अगर देखा जाए प्यारे मित्रों, तो भारत में क्या कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता को शांति की नीति कहा जाता है, लेकिन फिर भी भारत को 1962 और 1971 में युद्ध का सामना करना पड़ा। तो प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पे 1971 लिख लेना है। यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, मैं ही लिख देता हूँ। अब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों कि यहाँ पे क्या बताया गया कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता क्या है, यानी गुटनिरपेक्षता इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के बारे में भी जान लेते हैं। गुटनिरपेक्षता का उदय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शुरू हुए थे, जो घमासान जो लड़ाई हुई थी, उसको रोकने के लिए किया गया था, यानी शीत युद्ध को खत्म करने के लिए किया गया था। गुटनिरपेक्षता का मेन उद्देश्य क्या बन गया कि भाई हम शीत युद्ध को खत्म करेंगे, लेकिन 1991 में शीत युद्ध के खत्म होने से सोवियत संघ का विघटन से सवाल पैदा होता है कि गुटनिरपेक्षता को बनाए रखना जरूरी है या नहीं। लेकिन वर्तमान में यह आंदोलन और भी क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण या प्रासंगिक हो गया है क्योंकि इसका मकसद सिर्फ गुटों से दूर रहना नहीं बल्कि शांति को भी बढ़ावा देना है। अब गुटनिरपेक्षता कहता है कि अब हमें शांति को भी बढ़ावा देना है, न कि बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना है और मानव समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। तो ये कुछ गुटनिरपेक्षता की कुछ नीति बन गई है, जो कि पहले मेन उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध को खत्म करना, लेकिन बाद में शांति को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मानव की समस्याओं के प्रति जागरूक पैदा करना। तो ये कुछ गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर जागरूकता पैदा करना था। इसका मकसद है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पिछड़े देशों का एक समूह है और जिसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े देशों को बढ़ावा मिलता है। गुटनिरपेक्षता के जरिए पिछड़े और नव स्वतंत्र देश जो हाल ही में आजाद हुए थे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। निरपेक्षता के द्वारा निशस्त्रीकरण को आसानी से बढ़ावा दिया जा सकता है बिना हथियार के। और गुटनिरपेक्षता की बहुत सारी वैश्विक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है, जैसा कि पर्यावरण, वैश्विक ताप वृद्धि, आतंकवाद और गुटनिरपेक्षता के जरिए विकासशील देश विकसित देशों का मुकाबला कर सकते हैं। ये कुछ थे गुटनिरपेक्ष आंदोलनों के कुछ, यानी ये कुछ तथ्य थे गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता होने के क्या कारण थे। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। आप अपनी ही कॉपी में इसे नोट डाउन करें और जल्द से जल्द जैसे एग्जाम आ रहे हैं आप इसकी तैयारी करें और अपने एग्जाम में यही बातों को आप लिखेंगे तो आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे फ्रेंड्स आपने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।